हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं मैप इन न्यूज का एक और एपिसोड, एक और नया लेक्चर। ध्यान से सुनिए, ये जो लेक्चर है ये हर सैटरडे शार्प 8 PM आपके लिए हाजिर होगा। और याद रखें कि इसमें समय के अनुसार जो भी प्लेसेस न्यूज में रहे हैं उनके बारे में मैप बेस्ड एनालिसिस के साथ वो सारे डायमेंशंस कवर होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां ध्यान से समझिएगा, आई थिंक आप सभी अपडेटेड हैं इस बात से कि यूपीएससी जो है वो बीते वर्षों में आप पाएंगे कि मैप पर आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ाती जा रही है। कन्वेंशनल ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न मैप बेस्ड एनालिसिस से आ रहे हैं। इस कारण ये प्रोग्राम जो है वो स्पेशली IAS एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट करा गया है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग इसे एंजॉय करेंगे, इसके नोट्स जरूर बनाएंगे और आप मुझे जो है वो ये जो PDF है आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बौरे ज्योग्राफी से। फाइन। तो अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि जो प्रश्न आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को ज्वाइन कर लिए और इसके साथ ही जो है हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विथ अ क्वेश्चन। यहां आप पीछे देख पाएंगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली कि निम्न को सुमेलित कीजिए। समाचार में रहने वाले कुछ ज्वालामुखी, और यहां ध्यान दें, अभी मैं आपको पूरा एक जर्नी प्ले करके बताऊंगा जहां अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं। ध्यान से देखिए, पहली चीज यहां पर ज्वालामुखियों का नाम दिया गया है और सेकंड यहां पे उनके देश दिए गए हैं। फाइन। यहां ध्यान से देखें, माउंट फग्रांस फजाल सामने लिखा हुआ है आइसलैंड, सेकंड माउंट शेमेरू सामने लिखा हुआ है इंडोनेशिया, इसी तरीके से माउंट सुरिबाची यहां लिखा हुआ है इटली और माउंट मेयोन सामने लिखा हुआ है जापान। अब आपको बताना है कि इन युग्मों में से कितने जो है वो सुमेलित हैं। ईमानदारी रखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि इनमें से कितने जो है सुमेलित हैं और कौन कौन से किस किस एरिया में आते हैं। फाइन। तो चलिए हम जरा इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और वो सारे ज्वालामुखी जो अभी से कुछ समय पहले न्यूज में थे, आइए उसे कवर करते हैं। सबसे पहले तो जो ज्वालामुखी आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा है, मतलब माउंट फग्रांस फजाल, ये आता है बेसिकली आइसलैंड में। फाइन। आइए इसे मैप पर देखते हैं। ये रहा भाई आइसलैंड। याद रखें, आइसलैंड इज अ आइलैंड। ये एक ऐसा आइलैंड है जो आपको दिखाई देगा भाई अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में। और यहां इस आइलैंड को जरा ध्यान से देखिए, इसके जो जस्ट अ सेकेंड ये बाउंड्रीज अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि इसके इस क्षेत्र में, अर्थात ये इसका कौन सा भाग है, ये इसका दक्षिण पश्चिमी भाग है, यहां आपको दिखाई देता है फग्रांस फजाल। फाइन। अब यहां ध्यान से देखिए, इस मैप में कुछ चीजें दर्शाई गई हैं। जरा इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये पूरे जो आइसलैंड है इसको सेपरेट कर रही है दो पार्ट में। इसका एक पार्ट यहां आप दिखाई देगा आपको, ये है नॉर्थ जो है अमेरिका की प्लेट और यहां पर आपको दिखाई देगा यूरेशियन प्लेट, अर्थात दो बड़ी प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर सिचुएटेड है आइसलैंड। यानी कि आइसलैंड वो द्वीप है जो दो बड़ी प्लेटों के ऊपर बीच में स्थित है। ये एक ऐसा द्वीप है जिसका निर्माण लावा के दरारी उद्भेदन के कारण हुआ है। फाइन। तो फग्रांस फजाल ये आपको इस स्थान पर दिखाई देगा। ये बेसिकली वो ज्वालामुखी है जो दो प्लेटों के मध्य स्थित है। यहां पर आपको दोनों ही प्लेटें दिखाई देती हैं और इसी लावा के पठार के जो है वो सागर के सतह के ऊपर आ जाने के कारण इसका निर्माण हुआ है। फाइन। चलिए सेकंड देखते हैं भाई, यहां आपको दिखाई देगा माउंट शेमेरू। याद रखिए, जो माउंट शेमेरू है ये आता है बेसिकली इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया का भी अगर मैं द्वीप का आपको नाम बताऊं तो ये आता है बेसिकली जावा द्वीप में। फाइन। तो जावा द्वीप में आता है माउंट शेमेरू। जावा बेसिकली पार्ट है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में आपको मेनली 3 द्वीप दिखाई देते हैं जो चित परिचित रहते हैं।
सामान्यतः एक होगा जिसे कहा जाता है बेसिकली सुकोत्रा, नो सुमात्रा। एक और द्वीप आएगा सुकोत्रा के नाम से, यह है सुमात्रा, यह है जावा, और आपको आगे यहां कहीं पर जो है वो बाली द्वीप दिखाई देगा। अब जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, हमने प्रीवियसली इंडोनेशिया की मैपिंग करी थी जहां हमने देखा था कि विश्व के टॉप 4 सबसे बड़े द्वीपों में से एक द्वीप इंडोनेशिया के पास भी आता है। फाइन, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और साथ ही इंडोनेशिया के पास वो कौन सा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया साइड भी आता है, उस पर न्यू गिनी द्वीप भी आता है, देश भी आता है। फाइन, तो यह है बेसिकली जावा में आने वाला शिमेरू द्वीप, शिमेरू ज्वालामुखी। और इसी प्रकार से अगर मैं आपको कुछ न्यूज दिखाऊं तो यहां ध्यान से इस न्यूज को जरूर देखिएगा। यहां आप पाएंगे कि अभी से कुछ समय पहले जो इंडोनेशिया है यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ शिमेरू द्वीप पे और ज्वालामुखी पे, जिसको हमने अभी से कुछ समय पहले ही देखा। और सेकंड नंबर पे यहां देखिए जापान के आसपास एक बड़े से इलाके में, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके कारण जो है वो एक नया आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ था। फाइन, आई थिंक आप अपडेटेड होंगे। ये जो है ये आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ इवो जिमा के पास। इवो जिमा एक द्वीप है जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जिसके कारण जो है वो निर्माण हुआ एक बड़े से द्वीप का, और जापान ने इसे रिकॉग्नाइज भी करा और ये जापानीज एरिया में अब आएगा। फाइन, तो ये है भाई इवो जिमा। फाइन, ये इवो जिमा जो है ये जापान के पास आता है और यहीं पर जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, यहां पर जरा इस पर फोकस रखिएगा। फाइन, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है जापान का हिस्सा। फाइन, यहां आपको मेनली 3 द्वीप दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, फोकस के साथ देखिएगा, यहां 3 द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा ये है बेसिकली इवो जिमा द्वीप। फाइन, यहां वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। डन। अब यहां याद रखिए कि यह जापान के दक्षिण पूर्वी भाग में आता है, पहली बात। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहां पर एक हिल है जिसे कहा जाता है माउंट मीट ग्राइंडर। फाइन, ये मीट ग्राइंडर नाम की जो हिल है, ये हिल का नाम मीट ग्राइंडर क्यों है इसे भी याद रखिएगा, यानी कि ये प्लेस न्यूज में है, दैट्स वाई ये टर्म क्वाइन करेगा। यहां ध्यान दें, जो मीट ग्राइंडर नाम की ये हिल है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे अपनी वॉर के कारण काफी प्रसिद्ध थी, और ये जो वॉर थी ये यूएसए वर्सेस जापान की उस समय जो इंपीरियल आर्मी थी इसके मध्य जो है वो लड़ी गई एक बड़ी लड़ाई थी, जिसको बेसिकली यूएसए ने विन करा था और इस पूरे द्वीप पर यानी कि इवो जिमा आइलैंड पर यूएसए ने अपना कब्जा स्थापित करा था। फाइन, तो इसलिए अवेयर रहें, ध्यान रखें कि ये जो द्वीप है ये इंपॉर्टेंट है, ये आइलैंड जापानीज एरिया में आता है और यहां पर नए द्वीप का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। जापानीज एरिया में ही ये नया निर्मित द्वीप भी आएगा। फाइन, इसी प्रकार से माउंट मेयोन याद रखें कि ये फिलीपींस के जो है वो जुरिस्डिक्शन में आता है, क्षेत्राधिकार में आता है। फिलीपींस के जो है वो आपको दक्षिण पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। फाइन, हाँ आप देख पाएंगे फिलीपींस में माउंट मेयोन में जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब अगर मैं आपसे एक सहज प्रश्न पूछूं कि भाई माउंट मेयोन के सामने, फाइन, फिलीपींस के जस्ट सामने यहां कौन सा ऐसा एक फेमस ट्रेंच है या गर्त है जिसके बारे में आपने अपने ज्योग्राफी के सिलेबस में पढ़ रखा है? तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है, फाइन, जिसके बारे में आपने, वो कौन सा ज्वालामुखी, साथ में वो कौन सा गर्त या ट्रेंच, फाइन, है जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है, और कहीं ये ट्रेंच वर्ल्ड का सबसे गहरा गर्त तो नहीं? फाइन, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और देखकर काफी मजा आता है, काफी जो है वो मोटिवेशन आता है दैट स्टूडेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में बताते हैं जो प्रश्न हम आपसे पूछा करते हैं। फाइन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, ये बहुत सारा एफर्ट लगता है भाई न्यूज में रही चीजों को कंपाइल करते हुए यूपीएससी के प्रोबेबिलिटी के साथ कि भाई ये प्रश्न आ सकते हैं आप तक पहुंचाने में, इसमें एक पूरा टीम वर्क होता है।
इस उम्मीद के साथ कि मेरे पूछे गए प्रश्नों का आप जरूर आंसर देंगे। चलिए हम अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। और भाई ये कौन सी न्यूज है, तो यहां सामने देखिएगा, कुछ दिनों पहले यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जो है वो यूएसए और ब्रिटेन ने कई हमले करे। फाइन। अब ये हूती विद्रोहियों वाला जो आप कह सकते हो एरिया है या ये जो न्यूज है, ये हम अगर मैं आपसे कहूं तो बीते कुछ एक वर्ष में, यानी कि लास्ट अगर हम 1 साल की बात करें तो याद रखें कि ये एरिया काफी ज्यादा अग्रेसिवली न्यूज में दिखा है। अभी यूएसए और ब्रिटेन ने मिलकर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला करा। आज से कुछ ही दिन पहले की एक और न्यूज देखें तो यहां पर यमन के जो विद्रोही हैं, हूती विद्रोही हैं, इनके अगेंस्ट इंडियन नेवल कमांड ने भी जो है एक्शन लिए थे। ये कई बार शिप को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं, उसे अगवा करने का प्रयास करते हैं, और इस एरिया में एक्टिव इंडियन आर्मी जो है वो हर बार विफल कर देती है। अब ये जो एरिया है ये हॉटस्पॉट बन चुका है आज के समय, बेसिकली विद्रोहियों का, खासकर उन पायरेट्स का जो यहां जो है वो लगातार क्या कर रहे हैं, शिप्स को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो यहां ध्यान से, कार्यवाही में लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को रोकने का जो है वो प्रयास भी करा गया, और ये पूरा सिनेरियो जो है आपके सामने है बीते कुछ समय से। हम न्यूज पर नहीं, इसके एनालिसिस पर जरा फोकस करें। तो आइए देखते हैं हम बेसिकली यमन के बारे में। फाइन। तो देखें, सबसे पहले तो भाई ये आपको दिखाई देगा, ये है यमन का एरिया। फाइन। इसकी कैपिटल यहां आप देख पाएंगे, सन्ना इसकी कैपिटल है। डन। अब जरा इसकी जो है वो सीमाओं पर ध्यान दीजिए। अब हम यमन की अगर सीमाओं के बारे में चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो भाई ये याद रखिए कि जो यमन है ये अरब के प्रायद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अरब प्रायद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर ये दूसरा सबसे बड़ा देश है तो पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आपको दिखाई देगा कि जो सबसे बड़ा देश है अरब के प्रायद्वीप में आने वाला वो है सऊदी अरेबिया। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इसकी जो सीमाएं हैं, अर्थात यमन की जो सीमा है, नोट डाउन करिएगा अपने दिमाग में, बिकॉज ये प्लेस अब न्यूज में है। भाई इसकी एक सीमा जो है यहां पर लगती हुई आपको दिखाई देगी, और ये किसके साथ लग रही है, तो आई थिंक आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ये ओमान के साथ लग रही है। क्लियर है। अब इसकी एक और सीमा जो है वो आपको सऊदी अरेबिया के साथ लगती हुई दिखाई देगी। ये दो इसकी स्थलीय सीमाएं हैं। ओके। अब देखिए ध्यान से, इसकी जो सागरी सीमाएं हैं, ध्यान देंगे आप तो आपको दिखाई देगा, एक तो भाई ये यहां सोमालिया वाले एरिया से लगती है, नोट डाउन करिएगा माइंड में। दूसरा यहां पर आपको जिबूती के साथ लगती है, और तीसरा इस स्थान पर ध्यान दें तो आपको इरिट्रिया के साथ लगती हुई दिखाई देगी। डन। तो यमन की जो सीमाएं हैं, आइए जरा इन्हें नोट डाउन करें। इसकी जो सीमा है, स्थलीय सीमा में आपको जो है एक दिखाई देगा ओमान के साथ। डन। और सेकंड आपको दिखाई देगा सऊदी अरेबिया के साथ। डन। ओके। अब यहां सेकंड स्टेटमेंट, जो सागरीय सीमाएं हैं यानी कि इसकी जो समुद्री सीमा है, ये आपको दिखाई देगी एक तो जो है इरिट्रिया के साथ, जिबूती के साथ और सोमालिया के साथ। ठीक है। आई थिंक अब आपको यह बात क्लियर है, पर आगे जाने से पहले वाटर ड्रॉप इफेक्ट में इतना समझ लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखता है, ठीक है, ये जो पोर्शन, जस्ट अ सेकेंड मैं इसका कलर चेंज कर दूं भाई, ये जो पोर्शन बच्चे आपको दिखाई देता है, याद रखिएगा इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, जब आपने इतना याद करा ही है तो याद कर लीजिए कि यहां पर इथियोपिया और ऐड कर दें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ जाएगा। इसके ऊपर भाई यमन आपको दिख रहा है। ठीक है। अब जरा और थोड़ा डिटेल में आगे चलते हैं। फाइन। देखिए, अब यहां जो मार्किंग मैं आपको बताने वाला हूं, काफी डिटेल में हम इन मार्किंग्स को देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इन सारी मार्किंग्स को आप जो है अपने एटलस पर जरूर मेंशन करें। ठीक है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के बाद आप इसे जो है वो पूरा समझ पाएंगे और भी ज्यादा डिटेलिंग में। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यमन का अगर आप ये नक्शा देखें
तो आपको इसके एक साइड यहां पर रेड सी दिखाई देगा, अर्थात लाल सागर दिखाई देगा। डन। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है रेड सी। इसके पश्चात यहां देखें तो यहां पर गल्फ ऑफ अदान है या गल्फ ऑफ एडन है या अदान की खाड़ी है। फाइन, सिंपल। अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहले चलिए थोड़ा बाहरी तौर पर देखें कि कहां पर कौन सा जो है एरिया आता है। जरा मैं इसकी बॉर्डर्स को और डार्क कर दूं जिससे आपको जो है वो समझने में थोड़ी और अधिक आसानी हो जाए। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये जो रेड सी वाला एरिया है यहां आप नोट डाउन करेंगे कि दो द्वीप आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, एक द्वीप जिसका नाम है हनीश द्वीप, डन, और दूसरा द्वीप इसका नाम है कामरान द्वीप। ठीक, तो हनीश और कामरान दो यमन के द्वीप हैं जो रेड सी वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, हूती विद्रोही हो, हमास, हिजबुल्ला, या फिर आगे अभी मैं एक और जो है टेरर ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगा। ये सारे अलग अलग एरियाज में होते हैं और इनकी एक्टिविटी के कारण वो एरिया न्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक है आपका हनीश द्वीप, दूसरा आपका जो है वो कामरान द्वीप। डन, ये दोनों हैं रेड सी वाले एरिया में। अब आ जाइए जरा गल्फ ऑफ एडन में। अब गल्फ ऑफ एडन या अदान की खाड़ी भाई, यहां पर ध्यान दीजिए आपको दो द्वीप दिखाई देंगे। एक तो ये है सुकोत्रा द्वीप, ठीक है, और दूसरा द्वीप यहां ध्यान दीजिए एक और है, इसे कहते हैं ब्रदर्स द्वीप। ठीक, तो एक है ब्रदर्स द्वीप, एक है भाई सुकोत्रा द्वीप। ठीक है, अब यही एक बात आप लोग को मैंने प्रीवियसली बता रखी है। सुकोत्रा छागोस आइलैंड हमारे हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग में है। ये एक पूरी रिज है, कटक है ये। डन। इसके बाद हमें यहां से नीचे के द्वीपों का क्रम, चूंकि मैं इसे 2 बार बता चुका हूं, तो चलिए आपसे एक उम्मीद कि भाई कमेंट सेक्शन में, अब मेरा ये सेकंड आपसे प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताएं कि जो द्वीप हैं, मैं यहां इन द्वीपों का नाम लिखता हूं और आप मुझे बताइए कि भाई हिंद महासागर में कुछ इस प्रकार से अगर मैं अफ्रीका को ड्रॉ करूं, तो चूंकि हम इसे पहले पढ़ चुके हैं तो ये प्रश्न जरा इस उम्मीद के साथ कि आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, मैं आपको देता हूं भाई। ठीक है, चलिए आ जाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहां कहीं पर अगर जो है वो ये द्वीप आता है, कौन सा, सुकोत्रा, तो भाई सुकोत्रा के बाद यहां कौन से द्वीप हैं, ये कौन सा द्वीप है, सेकेंडली ये कौन सा द्वीप है, देन थर्डली मुझे बताएं कि यहां पर इस तरीके से जो द्वीप हैं इनका ऑर्डर क्या है। यहां मैं ABC जरा मेंशन कर दूं, फिर आप मुझे बताइएगा ये A, फाइन, ये मैं आपको बता देता हूं भाई, ये सुकोत्रा है, देन इज B, देन इज C, देन इज D एंड देन इज E। जरा आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ABCDE में यहां पर द्वीपों का क्रम क्या है, इनका नाम क्या है। डन, ये अफ्रीका वाला एरिया है और ये वो पोर्शन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा है ग्रेट इंडिया और इस साइड आपको दिखाई देगा दुष्ट पाकिस्तान। डन, अब यहां पर आपको वो तीनों देश भाई इरिट्रिया, जिबूती और यहां पर आपको सोमालिया। फाइन, ये है भाई यमन, ये है भाई ओमान, यमन एंड ओमान। ओके, तो ये हमने फ्री हैंडली भी देख लिया। आइए वापस आते हैं इस चर्चा पर। देखिए, तो रेड सी वाले एरिया में आपका हनीश द्वीप आ गया और एक जो है वो कामरान द्वीप आ गया। यहां पर गल्फ ऑफ अदान के पास या आपके लीजिए अदान की खाड़ी के पास भाई ये एक द्वीप दिखाई दिया आपको जिसका नाम है सुकोत्रा और है ब्रदर्स द्वीप। चलिए अब जरा इसके अंदर चलते हैं। ठीक, तो यमन और ऊपर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया। ठीक, इनके बीच में तो पहला एक मरुस्थल देखिए, ये है रब अल खाली मरुस्थल। ठीक, रब अल खाली मरुस्थल जो है वो सऊदी अरेबिया, जरा इसे हम मार्क कर दें भाई, ये सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में आता है रब अल खाली। ठीक है, सऊदी अरेबिया प्लस यमन। चलिए अब सेकंड देखें, इसका जो पश्चिमी भाग है, फाइन, ये भाग आपको दिखाई देगा इस प्रकार से।
ये एक माउंटेन है, इसे कहा जाता है असीर पर्वत। डन। अब ये जो असीर पर्वत है, ध्यान से देखें तो इसका एक भाग आप फोकस पे लाएं तो एक है भाई सऊदी अरेबिया की तरफ, और इसका ही कंटिन्यूएशन बच्चे यहां नीचे आता है यमन की तरफ, यानी कि यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में असीर पर्वत है। ठीक है, अब जरा इससे अंदर आइए। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां आपको जो है तिहामा नाम से, जरा मैं इसे और थोड़ा सा डिटेल में लिख दूं जिससे आप जो है स्पष्ट तौर पर इसे पढ़ पाएं। इसका नाम है तिहामा। ठीक, ये जो तिहामा नाम से मैदानी भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये मैदानी भाग बेसिकली प्रेजेंट है असीर पर्वत के पश्चिमी भाग में। पूरे यमन के पश्चिमी तरफ आपको असीर के जो माउंटेन्स हैं उसके बाद ये मैदान दिखाई देता है। ठीक है, अब जरा आए इसके मध्यवर्ती भाग के बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहां पर आपको जो है वो एक मार्किंग दिखाई देगी आपके एटलस पे। ठीक, क्या नाम है भाई इसका, तो थोड़ा मैं इसे रब कर दूं और अब देखिए ध्यान से, यहां आपको दिखाई देगा हद्रास मौत। फाइन, ये जो एरिया है, मैं जरा इसे डिटेल में लिख दूं भाई, हद्रासमौत, ये जो प्लेस है, याद रखिएगा, ये प्लेस बेसिकली इसके मध्यवर्ती बट तटीय क्षेत्र के पास आता है। ये एरिया किसके लिए फेमस है, तो याद रखिएगा, ये एरिया काफी ज्यादा प्रसिद्ध है बेसिकली अपने रिलिक्ट अर्थात अवशिष्ट या कटे छटे पर्वत और घाटियों के लिए। एक तो ये पूरा एरिया ही देखिए मरुस्थलीय है, और उसमें यहां पर आपको दिखाई देगा कटा छटा एरिया, पर्वतों का विखंडित एरिया, चट्टानी एरिया। ठीक, डन, ये आपको याद रखना है। अब यहां देखें इसका जो मध्यवर्ती भाग है, ओके, यहां देखेंगे तो आपको दो मरुस्थल दिखाई देंगे। एक तो भाई एक मरुस्थल हमने अभी चर्चा कर ली, ये एक रब अल खाली मरुस्थल है जो यमन और उसके ऊपर सऊदी अरेबिया इनके मध्य आता है। अब यहां पर दो मरुस्थल और हैं। ठीक, एक है जिसे कहा जाता है राम लट्टो या फिर राम लट। फाइन, याद रखिए यहां पर आपको दिखाई देगा रामलाट, और ये रामलाट ऊपर आपको दिखेगा, और एक रामलाट सबातयन नाम से नीचे मरुस्थल दिखाई देगा। तो यहां दो मरुस्थल हैं सेम नाम से, एक ऊपर की तरफ और एक जो है वो थोड़ा दक्षिणी साइड, एक उत्तरी साइड और एक दक्षिणी साइड आपको देखने को मिलेगा। डन। अब देखिए, ये आपने यमन के अंदर वाले पार्ट को ध्यान से देख लिया। अधिकांश पोर्शन जो यमन है ये मरुस्थलीय भाग है। यहां आपको जो है वो उसकी राजधानी भी दिखाई देगी। जरा मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो आपको जो है वो बेहतर तरीके से और दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहां आपको रामलाट और यहां पर आपको सेम वही नाम से दूसरा मरुस्थल दिखाई देगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलते हैं यमन के एरिया में। देखिए, ये जो आपको रेड सी वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा। यहां आपको रेड सी वाला या लाल सागर वाला एरिया दिखाई देगा। नीचे आपको जो है वो गल्फ ऑफ अदान वाला एरिया दिखाई देगा, और ध्यान से देखिए बिल्कुल टिप के पास यहां आपको मोखा नामक प्लेस दिखेगा। फाइन, ये मोखा नाम का जो प्लेस है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है अपनी कॉफी के लिए। फाइन, ये जो मोखा कॉफी रही, याद रखिएगा ये कॉफी यमन की काफी फेमस कॉफी थी और विश्व की एकमात्र ऐसी कॉफी है, फाइन, जो बेसिकली फ्रॉस्ट बाइट रेजिस्टेंट होती है, यानी कि तुषार पड़ना या पाला मार जाना जिसे कहा जाता है उसका खासा प्रभाव इस पर नहीं होता। ठीक है, तो ये मोखा एरिया से ही ये कॉफी का नाम जो है वो निकला है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। आज के समय तो भाई हूती विद्रोहियों का यहां आतंक है, तो ज्यादा कोई खास प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बाब अल मंडेब
की संधि पर, जो कि यहां रेड सी को कनेक्ट कर रही है नीचे अदान की खाड़ी के साथ। तो याद रखिएगा कि जो लाल सागर है, ध्यान दें, जो लाल सागर है ये कनेक्ट होता है, ये जुड़ता है बेसिकली किसके साथ, अदान की खाड़ी के साथ, और ये किस संधि के द्वारा जुड़ता है, तो ये जुड़ता है बाबल मंडेप की जल संधि के द्वारा। डन। चलिए, और सुना जैसा हमने देखा कि ये जो है वो कैपिटल है। अब जरा आइए एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखिए वैसे तो मैंने इस न्यूज को पहले भी कवर करा है, सेपरेटली भी कवर करा है, और अगर मैं आपसे कहूं तो अगर आपने उस न्यूज को देखा होगा भाई, तो आप आसानी से उत्तर भी कर पाएंगे इस प्रश्न का। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करा था, तो आई थिंक आप लोग गैस भी कर पाओगे। देखो, एक है भाई हिजबुल्लाह, ठीक, एक है भाई हूती, एक है हमास, एक है बोको हरम। ठीक, तो हूती, हमास और बोको हरम और हिजबुल्लाह, ये जो है कुछ आतंकवादी या चरमपंथी संगठन है। ठीक, और ये है उन संगठनों से संबंधित देश। अब जरा इस वीडियो को ईमानदारी से देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप बेटर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड और एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहां पॉज करिए और जरा आंसर करने का प्रयास करिएगा कि भाई ये जो टेरर ग्रुप के नाम हैं ये किस देशों से संबंधित हैं। ठीक है, नाउ इस उम्मीद के साथ कि आप पॉज करेंगे। चलिए हम आगे इसके बारे में जरा इसके आंसर पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो यहां आपको अगर मैं बताऊं थोड़ा इसके बारे में, तो जस्ट अ सेकेंड, देखिए मैप पर समझेंगे तो बेहतर तरीके से याद होगा। जो हूती विद्रोही हैं ये बेसिकली आपको दिखाई देंगे यमन में। ठीक है, डन। इसके अलावा जो आपने ये नाम देखा बोको हरम नाम से, ये बोको हरम नाम से जो है आपको दिखाई देगा नाइजीरिया में। नाइजीरिया वाला एरिया, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको देखने को मिलेगा, ये है नाइजीरिया वाला पोर्शन। अब यहां मेरी बात ध्यान दीजिएगा, दो देश हैं भाई, एक है नाइजर, एक है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है, दोनों सेपरेट होते हैं नाइजीरिया या नाइजर नदी के नाम से। फाइन, एक नदी यहां से गुजरती है, पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है इसे। ये इन दोनों देशों को सेपरेट करती है, नाइजीरिया और नाइजर को। ये दोनों अलग अलग हैं भाई। तो ये आपको जो है नाइजीरिया दिखाई देगा। यहां पर एक टेरर ग्रुप है, इसका नाम है भाई बोको हरम। ठीक, तो ये हो गया भाई बोको हरम वाला एरिया। और ये पूरे एरिया में नहीं है, अभी मैं जूम करके आपको बताऊंगा कि नाइजीरिया के किस प्लेस में जो है इनका खासा कॉन्सेंट्रेशन है। अब जो यमन वाला एरिया है, यहां भाई हूती विद्रोहियों का आतंक है। और ये जो इजराइल वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, हम आगे इस वीडियो में और नहीं तो अगले ही जो है वो सेक्शन में चर्चा करेंगे भाई कि यहां पर जो पूरा एरिया है इसकी एब्सोल्यूट एक बार मैपिंग हो जाए। ठीक है, तो ये इजराइल का एरिया है, और इजराइल के एरिया के पास आपको यहां नीचे एक प्लेस दिखाई देगा जिसे कहा जाता है गाजा। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप इस नाम से जो है वो परिचित ना हो। ठीक है, तो गाजा, और गाजा में आपको दिखाई देगा हमास। ठीक है, तो गाजा में दिखता है भाई हमास, और यहां दिखता है बेसिकली बोको हरम। तो गाजा में हमास, डन। यहां पर हूती विद्रोही। अब जो है वो लेबनान के पास, ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है यहां पर लेबनान के पास आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक और विद्रोही ग्रुप है जिसे कहा जाता है हिजबुल्लाह। ठीक, तो हिजबुल्लाह, हमास, हूती, बोको हरम, ये चार टेरर ग्रुप हैं और ये चारों आपको इस एरिया में इस प्रकार से दिखते हैं। अब एक काम की चीज मैं आपको बताता हूं, याद रखें कि जो ईरान है, फाइन, जो ईरान है ये बेसिकली सपोर्ट करता है कुछ टेरर ग्रुप्स को। ठीक है, ये जो टेरर ग्रुप्स हैं इनमें आपको सबसे पहले तो भाई जैसा मैंने हमास बताया, हमास को भी सपोर्ट करता है, ये हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है, और ये जो है ये सपोर्ट करता है भाई हूती विद्रोहियों को भी। ठीक, तो ये तीनों ही जो टेरर ग्रुप हैं, हमास जैसा हमने बताया भाई ये गाजा में, हिजबुल्लाह ये लेबनान में,
और हुती ये येमेन में। फाइन, ये काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये ईरान सपोर्टेड जो है वो ग्रुप्स हैं। अब यहां थोड़ा सा हम नाइजीरिया वाले एरिया पर चलते हैं। देखो ध्यान से, याद रखना जो रेड एरिया से मार्क्ड प्लेस हैं, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहां बेसिकली आप पाओगे कि बोको हरम का जो है वो आप कह सकते हो आतंक है, प्योरली कंट्रोल्ड नहीं, परंतु हां यहां पर वो प्रोएक्टिव है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे अभी म्यांमार वाले एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक, अगर आप थोड़ा सा जो है अवेयर्ड सिटीजन हैं तो आई थिंक आपको पता होगा म्यांमार वाले एरिया में जो कंडीशन है वहां पर सैन्य तानाशाही अभी चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, या फिर आप कह सकते हो गृह युद्ध की स्थिति आ चुकी है भाई। ठीक है, वहां एक ब्रदरहुड अलायंस बना है, और ये जो ब्रदरहुड अलायंस है ये वहां की जो आर्मी है जिसे जनता आर्मी कहा जाता है, ठीक, जनता आर्मी मतलब वहां की एक्चुअल आर्मी और ब्रदरहुड अलायंस, इनके बीच में गृह युद्ध जैसा स्थिति है। और एक एरिया में जो है वो जनता आर्मी जो है वो कमजोर हो रही है, और एक एरिया में जो है वो दूसरी जो ब्रदरहुड अलायंस के नाम से अराकान आर्मी और ये सब मिलकर बनाया है इन्होंने, वो एक्टिव हो रहे हैं। कुछ उसी प्रकार की स्थिति, बस उदाहरण के लिए मैंने इसलिए लिया ताकि आप समझ पाओ कि वीक किसी के आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बट हाँ दिस एरिया इज वीक। फाइन, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, यहां पर जो है वो ज्यादा प्रोएक्टिव है बोको हरम। ठीक है, तो ये एरिया आपको दिखाई देगा। डन, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, जो मैं समझा रहा हूं वो आपको क्लियर होगा। हम आगे बढ़ते हैं, बट आगे जाने से पहले डियर इट्स अ रिक्वेस्ट कि कोशिश करें कि इस प्रकार के जो वर्क होते हैं जो कोर प्योरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हों, इनमें अक्सर जो है वो समय के साथ रीच कम होने लगती है। तो प्रयास करिएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है आप इसे जरूर शेयर करें। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे टैग करा था इंस्टाग्राम में, सेम नाम से मेरे इंस्टाग्राम में जो है वो अकाउंट है। कुछ बच्चे बहुत बेहतर तरीके से इंटरेक्टिवली मुझे जो है इंस्टाग्राम पर टैग कर रहे थे अपनी स्टोरीज में, भाई इस वीडियो को देखते हुए, या फिर जो आप पढ़ाई करते हैं ये वीडियो अगर आपके लिए वैल्यूफुल रहता है, वैल्यू एडिशनल रहता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं। फाइन, चलिए आए यहां देखते हैं आगे। ध्यान से देखिए, एक और न्यूज है भाई कि बीते दिनों जो आयरलैंड है इसकी राजधानी डबलिन में एक महिला और 3 बच्चों की जो है वो चाकू मार के हत्या कर दी गई भाई, और इससे जो है वो हमला करा गया बेसिकली, और इससे जो है उस एरिया में पूरा दंगा भड़क गया। अब ये काफी ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज बनी, काफी बड़ा मैसिव कवरेज रहा इसका, और इस कवरेज के कारण आप पाओगे कि वर्ल्ड मीडिया ने इस प्लेस के बारे में काफी डिस्कस करा, इस प्लेस के बारे में अदर डायमेंशंस काफी ज्यादा न्यूज में आए। तो चलिए इस एरिया की मैपिंग हम देखते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, चलिए कवर करते हैं। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले तो भाई आपको यहां दिखाई देगा आयरलैंड का नक्शा। जरा इस नक्शे को हम थोड़ा और डिटेल में देखना चाहें तो इसे थोड़ा यहां पर देखें। तो सबसे पहले तो भाई जो आयरलैंड है इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो आपको एक दिखाई देगा भाई, ये है उत्तरी आयरलैंड। जस्ट अ सेकेंड, आयरलैंड द्वीप के जो है 2 पार्ट हैं, ये है भाई उत्तरी आयरलैंड, ठीक, और ये जो बचा हुआ भाग है ये दक्षिणी आयरलैंड नहीं है डियर, ये कहलाता है बेसिकली रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, मतलब दिस इज अ सेपरेट नेशन, ठीक। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसकी राजधानी है डबलिन। क्लियर हो गया, फाइन। अब यहां देखिए, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, द टर्म विच इज कॉल्ड एज ब्रिटिश आइल्स। अब ये ब्रिटिश आइल्स क्या है, ठीक, तो कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये कलेक्टिवली कहलाता है बेसिकली जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, प्लस आपका उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड प्लस, या फिर हम सीधा लिख दें आयरलैंड, ठीक। अब समझिए, यहां पर ब्रिटिश आइल्स के बाद एक टर्म जो आपको दिखाई दे रहा है भाई यूके, तो ये यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, अगर हम इसे लिखें यूनाइटेड किंगडम, अब यूनाइटेड किंगडम मतलब इसमें 2 किंगडम मिल रहे हैं। तो भाई कौन से 2 किंगडम हैं, तो एक तो याद रखिए जिसमें आता है ब्रिटिश किंगडम, ठीक, और दूसरा आयरलैंड का उत्तरी भाग,
तो जब भी आप यूनाइटेड किंगडम कहते हो तो आप जो है वो उत्तरी आयरलैंड प्लस ब्रिटेन की बात करते हो। ठीक है, ये बात आपने नोट डाउन कर ली, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आप ब्रिटेन कहते हो भाई, तो ब्रिटेन का अर्थ क्या है? तो ब्रिटेन का अर्थ फिर यहां 3 है। ठीक है, एक जिसे कहा जाता है इंग्लैंड, फाइन, दूसरा जिसे कहा जाता है बेसिकली स्कॉटलैंड, और तीसरा जिसे कहा जाता है वेल्स। ओके, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स आर इक्वल्स टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड इज कॉल्ड एज यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये कहलाता है ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब सेकंड चीज सुनिए, याद रखिए कि इस पूरे ही यूरोपियन भूभाग का, यानी कि पूरे यूरोप के अगर हम महाद्वीप को देखें तो भाई सबसे बड़ा जो द्वीप है ये ब्रिटेन है, मतलब लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ यूरोप इज ब्रिटेन। ठीक, और सेकंड लार्जेस्ट है आयरलैंड। ठीक, अब आयरलैंड की सीमा के लिए एक बात याद रखिएगा, इसकी जो सीमा है यह प्राकृतिक तौर पर याद रखिए कि यह मात्र एक देश के साथ स्थल सीमा बनाता है। ठीक है, डन। और वो एकमात्र कौन सा एरिया है? वो है नदन आयरलैंड, या आप कह लीजिए यूके का हिस्सा। ठीक है, डन। अब जरा ध्यान से देखें, जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा ये वेल्स वाला एरिया है। ठीक, ये भी किसका एरिया है भाई? यूके का। अभी मैंने आपको बताया कि भाई ब्रिटेन में क्या क्या आता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, तो ये वेल्स वाला एरिया है, ये यूके के अंडर में आएगा। ऊपर उत्तरी आयरलैंड है, ये भी ठीक है भाई। देखें ध्यान से, यहां आपको एक चैनल दिखाई देगा, सेंट जॉर्ज चैनल। तो ये सेंट जॉर्ज चैनल के माध्यम से जो है वो अलग होता है किससे? वेल्स से या यूनाइटेड किंगडम से। क्लियर है? डन। अब जरा इस एरिया की इंपॉर्टेंट चीज को, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हम जरा मार्क करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैकगिरीकुडी, फाइन, ये बेसिकली एक माउंटेन हिल्स है। फाइन, मैकगिरीकुडी रिक्स इसका पूरा नाम है। यहां अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नाम आपको दिख रहा होगा। फाइन, जो मैकगिरीकुडी रिक्स है इसके ऊपर देखिएगा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कहलाती है बेसिकली कैरेंटू हिल्स। फाइन, और ये जो कैरेंटू हिल्स हैं ये याद रखिएगा कि ये हाईएस्ट पीक है बेसिकली किसकी? आयरलैंड की। ठीक है, ये एक पोर्शन आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां ध्यान से देखें तो आपको जो है वो एक माउथ, या आप कह लीजिए वो हिस्सा जहां से उत्तरी आयरलैंड या फिर पूरा जो आयरलैंड गणराज्य है या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, इसकी सबसे लंबी नदी। फाइन, यानी कि उत्तरी आयरलैंड की सबसे लंबी नदी, ध्यान से देखिएगा ये कौन सी है? सबसे लंबी नदी अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये है शैन रिवर। फाइन, ये नदी जो है वो आती है उत्तरी भाग से आयरलैंड के, तो आयरलैंड के सबसे उत्तरी भाग से जो है ये उद्गम लेती है। फाइन, और यहां से होते हुए ये इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से ये होते हुए जो है वो अपना वाटर रिलीज कर देती है अटलांटिक ओशन में। ठीक, अब यहां ध्यान से देखिएगा तो इस नदी पर आपको जो है वो 2 महत्वपूर्ण झीलें दिखाई देंगी। ठीक, एक है भाई लफदर्ग या द्रेग। फाइन, और एक और देखिएगा, एक है लफरीज। फाइन, ये 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपको इस नदी के ऊपर दिखाई देंगी। शैन रिवर ये सबसे लंबी रिवर है। डन। ये कई बार शैन अकेले भी कही जाती है और कई बार शैनन भी कही जाती है। फाइन, कई बार इस प्रकार से भी लिखा जाता है और इस प्रकार से भी लिखा जाता है, शैनन। डन। तो ये शैनन रिवर यहां की सबसे लंबी नदी है। ओके, सेंट जॉर्ज चैनल के द्वारा ये सेपरेट हो रहा है किसके साथ?
वेल्स के साथ, इसी प्रकार से उत्तरी आयरलैंड के साथ ये जो है वो स्थल सीमा बना रहा है। उत्तरी आयरलैंड, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका आशय होता है कि ये ब्रिटेन की चर्चा हो रही है। ओके, चलिए अब जरा हम चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर। ध्यान से देखिएगा कि निम्न कथनों पर भाई विचार करिए। यहां आपको दिखाई देगा जापान, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड यूक्रेन। ठीक है, अब जरा इन सारे देशों को देखिए और यहां पर पूछा गया है ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश कहां पाए जाते हैं। फाइन, इनमें से कितने देश हैं जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, यह कहलाता है ज्योग्राफी से रिलेटेड डायमेंशन। याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु है, या कई बार इसे जो है वो समग्र रूप से कह दिया जाता है कि ये जो है वो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम की कैटेगरी में आता है, बायोम्स के सेक्शन में अगर लैंग्वेज में हम कहें तो। फाइन, अब ये जो जलवायु इसकी विशेषता होती है भाई कि यहां शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है। अब खैर हम अभी वर्षा के बारे में चर्चा ना करते हुए अगर हम देखें कि भाई ब्रिटिश तुल्य जलवायु एग्जैक्टली वर्ल्ड में कहां पाई जाती है, तो ये बहुत बेर क्षेत्रों में या बहुत विरले दिखाई देने वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। यहां आप पीछे नक्शे पर इसे देख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा तो आपको ये यहां कहीं उत्तरी अमेरिका के पास दिखाई देगी, बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में। ठीक, इसके अलावा ये पश्चिमी यूरोप, यहां देखिए नॉर्वे दिखाई देगा, यहां आपको ब्रिटेन दिखाई देगा, ये आपको जो है वो पश्चिमी यूरोप वाला हिस्सा दिखाई देगा, यहां आपको देखने को मिलती है। डन, क्लियर। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल नीचे इसकी टिप के पास चिली वाले एरिया में देखने को मिलती है। डन, और इसके अलावा आपको यहां पर तस्मान द्वीप दिख रहा होगा यहां, और न्यूजीलैंड। अब ये तस्मान वाला एरिया ऑस्ट्रेलिया के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में। डन, ये मेडिटेरेनियन से अलग होता है, ये याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु से कुछ अलग होता है ब्रिटिश तुल्य जलवायु। डन, तो देखिए आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है इसके पश्चिमी भाग में भाई, आपको चिले वाले एरिया में देखने को मिलता है, पश्चिमी यूरोप में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, अब जरा हमारे कथनों पर वापस आइए। यहां आपको दिखाई देगा जापान, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया भाई। डन, न्यूजीलैंड तो ठीक है, नॉर्वे तो ठीक है, यूक्रेन भाई। अब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में, अब मैंने उत्तर तक तो आपको पहुंचा ही दिया है, प्रयास करिएगा कि कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताएं कि कौन कौन से एरिया आपने अभी ही 10 सेकंड पहले इसे मैप पर देखा है। जरा बताइएगा कि कौन कौन से एरिया में जो है ये उपस्थित है, या तो ये बता दें, या तो उपस्थित नहीं है ये बता दें। क्लियर है? आई थिंक आप जरूर आंसर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फाइन, तो ये हमने एरिया देखा, अब जरा आए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। डन, तो देखिए यहां पर न्यूज ये है भाई कि तेलंगाना के पास हमारी जो भारतीय वायुसेना है, इनके PC-7 MK2, ये इनका जो है भारतीय वायुसेना का एक विमान था भाई, ये दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रॉब्लम ये थी और हानि की बात ये है कि भाई हमारे जो दोनों पायलट्स थे उनकी भी भाई इस स्थान पर मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इस घटना के साथ ये एरिया, ये हादसा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये जो हादसा है इसमें हमारे 2 पायलट्स की डेथ हो गई। ये इस कारण काफी ज्यादा न्यूज में रहा। अब चूंकि ये प्लेस न्यूज में रहा, आइए हम इस एरिया के बारे में कुछ मैपिंग डायमेंशन से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, डायमेंशंस को कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं तो आपको यहां पर दिखाई देगा सबसे पहले तो कि तेलंगाना का जो एरिया है इसके बारे में एक भ्रम है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इस भ्रम को दूर करते हैं भाई। याद रखिएगा जो तेलंगाना है, डन, ये बेसिकली आप पाएंगे कि एकमात्र हमारा जो है वो दक्षिण का राज्य है या प्रायद्वीपीय राज्य है जो लैंडलॉक है, एक मात्र स्थलरुद्ध राज्य है भाई हमारा, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा कि
तेलंगाना की जो सीमाएं हैं, ठीक है, अब जरा इसे ध्यान से देखो। इसमें अक्सर जो है वो भ्रम हो जाता है, अक्सर गलती यहां हो जाती है। देखें, एक तो भाई आपको यहां सीमा बनती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पर भाई कर्नाटका के साथ, ठीक है। स्पष्ट तौर पर एक सीमा यहां बनती हुई दिखाई दे रही है भाई महाराष्ट्र के साथ, ये लिखा भी हुआ है। एक सीमा बच्चे यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ के साथ, और देखिए यहां पर सीमा बनती हुई दिखाई दे रही है आंध्र प्रदेश के साथ, पर यहां सीमा नहीं बन रही है। ध्यान दीजिए, यह सीमा यहां नहीं बन रही है उड़ीसा के साथ। फाइन, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि इसकी सीमा तो नो डाउट भाई हम यहां याद कर सकते हैं आसानी से कि ये महाराष्ट्र के साथ बनती है, ये कर्नाटका के साथ बनती है। फाइन, ये जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के साथ यानी कि आंध्रा के साथ बनती है, और ये छत्तीसगढ़ के साथ भी बनती है, लेकिन नहीं बनती है, ये याद रखिएगा, ओडिशा के साथ। फाइन, तो इसका विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तब के समय कंफ्यूज नहीं होना है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो भाई इसमें आपको दो महत्वपूर्ण नदियां दिखती हैं। पहले तो ये देखिए, यहां आपको दिखाई देगा एक नदी है कृष्णा नदी, जो इसके दक्षिणी भाग में है भाई। एक नदी है यहां से आती हुई, ये है गोदावरी नदी, ठीक है। अब देखें, गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये पूरा राज्य आपको ब्रॉडर सेंस में दिखेगा। डन। अब भाई अगर मैं आपसे कहूं कि जो गोदावरी नदी है, फाइन, ये जो गोदावरी नदी है, याद रखिएगा ये आती है भाई बेसिकली महाराष्ट्र वाले एरिया से। महाराष्ट्र में जो त्र्यंबकेश्वर है, आई थिंक आपने सुना होगा, काफी फेमस प्लेस है, ज्योतिर्लिंग का पार्ट भी है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से आती है ये रिवर। और एक और रिवर जो यहां दिख रही है भाई, नाम है कृष्णा। याद रखें ये आती है भाई महाबलेश्वर से, ठीक। ये भी सेम महाराष्ट्र में आता है, ठीक। याद रखें ये दोनों ही भाग जो हैं ये कहां आते हैं, तो ये आते हैं भाई पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स में। ओके, अब समझिएगा, यहां अगर मैं आपसे कहूं कि जो कृष्णा रिवर है, इसके समीप आपको एक जलाशय दिखाई देगा, एक एरिया दिखाई देगा, इसे कहा जाता है बेसिकली नागार्जुन सागर, ठीक है। यह है नागार्जुन सागर। डन। अब ध्यान दीजिए, जो नागार्जुन सागर है, इसमें एक तरफ आपको जो है आंध्र प्रदेश के साइड खासकर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व दिखेगा, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ओके, डन। और एक तरफ आपको जो है वो अमराबाद टाइगर रिजर्व दिखाई देगा। ये कहां होगा भाई, ये तेलंगाना साइड होगा। डन। आई थिंक आपने इसे माइंड पर सेटल डाउन कर लिया है। अब देखिए जो रिमेनिंग पोर्शन है, डन, ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है भाई तेलंगाना का पठार। ओके, ये जो तेलंगाना का पठार है, ये वाला पठारीय हिस्सा है। ध्यान दें कि इस पठारीय हिस्से को वास्तविकता में माना जाता है भाई कि ये जो है ये विस्तार है, या कह लीजिए भाग है दक्कन के पठार का, दक्कन पठार का, ठीक है। अब सुनिएगा और याद भी रखिएगा कि जो दक्कन का पठार है, ठीक, इसके 3 भाग हैं। ओके, एक तो भाई दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र वाले एरिया में आता है,
एक कर्नाटका वाले एरिया में आता है और एक तेलंगाना वाले एरिया में आता है। ठीक है, एक आपको महाराष्ट्र में दिखेगा, एक आपको कर्नाटका में दिखेगा भाई, और एक आपको जो है वो तेलंगाना में दिखेगा। ठीक है, तो भाई इसके उत्तरी भाग में गोदावरी, इसके दक्षिणी भाग में कृष्णा, बीच में तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार दक्कन के पठार का हिस्सा। इसके एक साइड नीचे आपको जो है नागार्जुन सागर जलाशय दिखाई देगा, दोनों तरफ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माफ कीजिएगा टाइगर रिजर्व दिखाई देंगे, अमराबाद, और एक साइड जो है वो हमारा श्रीशैलम नागार्जुन सागर। ठीक है, कई बार इसे श्रीशैलम नागार्जुन सागर कह दिया जाता है। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं भाई कि इस प्रश्न का जरा उत्तर देने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा कि जरूर आप इसका उत्तर करें। ठीक है, प्रश्न यह है कि भारत का एक ऐसा पठार जिसका फैलाव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के आंतरिक भागों में है। ठीक है, भू आकृतिक दृष्टि से इस पठार का ऊपरी जो भाग है ये संप्राय मैदान है। डन। और ये जो है ये करीब करीब क्रिटिशियस काल के आसपास बना है। ठीक है, लावा के निक्षेपों से बना है, दरारी उद्गार से बना है, और इसका जो ढाल है ये पूर्व की तरफ है। यहां पर इसे जो है वो दो भागों में बांटा भी गया है, और एक भाग का नाम इसने जो है वो इंगित करा है रायलसीमा के पठार के नाम से। अब पूछा है भाई कि इसका नाम क्या है, तेलंगाना का पठार नाम है, दक्कन के पठार का नाम है, या जो है मैसूर का पठार है, या दंडकारण्य का पठार है। जरा इस वीडियो को यहां पॉज करिए, प्रयास करिएगा कि आप जरा इसका उत्तर दें। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करा होगा और उत्तर देने का प्रयास भी करा होगा। अब मैं आपको जरा भारत के प्रमुख पठारों से परिचित कराऊं, तो यहां पर आप स्पष्ट तौर पर देख भी पाएंगे। देखिए, ये तेलंगाना का पठार है भाई, ये कर्नाटक का पठार है, और ये दक्कन का पठार है। ठीक, ओके, इसी का एक फ्रिक्शन है बेसिकली, जिसे रायलसीमा का पठार कहा जाता है। तेलंगाना वाले एरिया में ही मेनली आता है। फिर यहां आपको दक्कन का पठार दिखेगा बच्चे, यहां आपको छोटा नागपुर का, ये बघेलखंड का, ये बुंदेलखंड का, ये भाई मालवा का, और ये शिलोंग का, ये पूरा एरिया। और यहां बीच में आपको जो है वो कुछ इस तरीके से यहां पर विंध्य और सतपुड़ा रेंज देखने को मिलती है। फिर आगे जाएंगे तो भांडेर और कैमूर वाला एरिया है। ओके, तो अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रही हो तो मैं सिंपल डायग्राम से अगर आपको समझाऊं तो बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं कि इस तरीके से ये बच्चे हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। डन। और इस प्रायद्वीपीय भारत में आपको इस तरीके से ये पश्चिमी घाट वाला एरिया दिख रहा है, ये यहां पर आपको अरावली वाला एरिया दिख रहा है, यहां पर आपको जो है ये विंध्य पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये सतपुड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है, ये भांडेर, दिस वन इज कैमूर, और इस तरीके से यहां आपको दक्कन का पठार और ये पूरा एरिया कर्नाटका वाला और ये पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले एरिया में आपको जो है वो दंडकारण्य का पठार प्लस बस्तर का पठार, इस वाले एरिया में भाई छोटा नागपुर का पठार, यहां पर आपको जो है मेनली मालवा का पठार, यहां पर आपका बुंदेलखंड बघेलखंड वाला एरिया भाई देखने को मिलेगा। डन है? क्लियर हो गया? तो इसे आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड पर सेटल डाउन रखें। ये मेघालय वाला एरिया है और इसके बीच में जो गैप आपको दिख रहा है डियर, ये कहलाता है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। डन। तो ये हुआ भाई हमारा पोर्शन कंप्लीट। तो आई थिंक आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट रही होगी। आपने इन सारी चीजों के जो है वो नोट्स जरूर बनाए होंगे। ठीक है, रिवाइज करिएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, और ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि भाई आप चीजों को एक से दूसरी बार देख सकते हो। अब यहां ध्यान से सुनिए, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी IQ के P2I बैचेस जो है उनमें क्लासेस मैंने ही स्टार्ट करी है, और जो P2I अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के बैचेस हैं, इनके प्राइजेस 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं। 31 मार्च के पहले अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं तो बेयर मिनिमम कॉस्ट पर आप इसे 23,999 के कॉस्ट पर प्रिवेल कर पाएंगे।
और ध्यान दीजिए ये कॉस्ट जो है आपको केवल इस डेट तक और बाय अप्लाइंग फैकल्टी कोड दैट इज AK लाइव कोड, इसके थ्रू जो है आप इसे प्रिवेल करेंगे। डन। तो AK लाइव कोड का यूज करते हुए अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तब आपको ये कॉस्ट देखने को मिलेगी। वो सारे एस्पिरेंट जिनको किसी प्रकार की समस्या होती है वन टाइम पेमेंट करने के लिए, तो 31 मार्च तक ही ये सुविधा है कि आप इसे EMI अर्थात किस्तों के माध्यम से, इंस्टॉलमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। डन। अब अगर आप प्रिवेल करते हैं भाई तो इसमें 3R की लाइव क्लास, 1-to-1 मेंटरशिप, हैंडआउट्स, क्रक्स, सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और आवासीय सुविधा अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। प्री क्वालिफाई होने पर स्टडी IQ आपको यहां दिल्ली में बुलाकर आपकी सारी तैयारी आगे की कराएगा। ये सब कुछ इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है भाई। तो इसे समझिएगा कि दिस इज अ वन टाइम चांस अपनी पूरी जर्नी को चेंज करने के लिए। इस उम्मीद के साथ कि ये पूरी सीरीज, ये सारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और भाई ये याद रखिएगा कि अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतना मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे जरूर शेयर करें, मुझे टैग करें, बताएं कि भाई आप जो है जर्नी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।